जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ 2 टैक्स प्रैक्टिसेस स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए। हमने आपका चैप्टर 8 स्टार्ट किया हुआ था आईकैप की बुक का इनकम फ्रॉम बिज़नेस पार्ट 2 जिसमें हम जो हमारा उसका फर्स्ट पार्ट है डेप्रिसिएशन हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर से हमने इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करना है, डिस्कस करना है। और आज ही के लेक्चर में हमारा जो इनकम फ्रॉम बिज़नेस वाला हेड है, ये कंप्लीट हो जाएगा। बस इसके सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस बाकी रह जाएगी। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई इश्यूज हो किसी चैप्टर में, किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक प्रोफाइल का भी लिंक गिवन है एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक गिवन है। आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। जी, हमने इसमें क्या-क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? हमने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में कि हमारे पास जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो एक होते हैं फिक्स एसेट्स जिसको हम टेंजिबल एसेट्स भी कहते हैं, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स। वो एसेट्स जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हैं और जिनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, आप उनको क्या कहते हैं? टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सिमिलरली आपके पास कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो कि आपके बिजनेस में रेवेन्यू बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया है, आप बेच रहे हैं, या आपने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, खुद बनाकर इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसको यूज कर रहे हैं अपने अपने बिजनेस के अंदर। वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो आपका एसेट है। आप उसको यूज करके आपके रेवेन्यू को जनरेट करने में आपका जो वो एसेट है, वो सॉफ्टवेयर है, वो हेल्प कर रहा है। जिस तरह से आपका ट्रेडमार्क होता है, हालांकि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो ट्रेडमार्क 5 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। जब आप उसको रजिस्टर करवाते हैं, वो आपका लीगल राइट है। आप उसको, आपकी जो उस पर कॉस्ट इनकर होगी, वो आप उस कॉस्ट की वजह से 10 साल तक या 15 साल तक, जितनी भी उस ट्रेडमार्क की लाइफ है, आप बेनिफिट जनरेट करेंगे। तो जो ऐसे एसेट्स होते हैं, आपका कॉपीराइट्स हो गए, आपका ब्रांड नेम हो गया, उसके अलावा आपकी जो है जो फार्मूलाज होते हैं, जैसे कि आपका जो कोका कोला है या जो पेप्सी है, उनका जो फार्मूला है वो कोक बनाने का, पेप्सी बनाने का, वो उनका क्या है? एसेट है, उनका इंटेंजिबल एसेट है। तो लॉ कहता है ऐसे जो भी एसेट्स हैं, आपकी जो उनकी कॉस्ट इनकर हुई होगी, वो आप क्या करेंगे? उस पर आप अमोर्टाइजेशन क्लेम करेंगे। जिस तरह हम टेंजिबल एसेट को जब हम डेप्रिशिएट करते हैं, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और इंटेंजिबल एसेट्स वाली जो हम डेप्रिसिएशन है, उसको हम क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चीज है, जब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पढ़ा था टैक्स के अंदर, हमने कहा था कि लॉ कहता है कि आपने टेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करना है? WDV मेथड यूज करना है। लेकिन इनटेंजिबल में हम यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन टैक्स में रेजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स में रेजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। टैक्स लॉ कहता है कि आपने क्या करना है? इंटेंजिबल एसेट्स की कॉस्ट डिटरमिन करनी है कि उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी आपने यूजफुल लाइफ क्या करनी है, डिटरमिन करनी है, ठीक है। और आपने क्या करना है? कॉस्ट को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। हमने जब सॉरी अमोर्टाइजेशन आ जाएगी। जब हमने टेंजिबल एसेट्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर तक जिस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, वहां पर हमने एक चीज पढ़ी थी कि टेंजिबल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आपको ईयर ऑफ डिस्पोजल में फुल ईयर की अलाउ होती है, ठीक है। एंड ईयर ऑफ परचेज में आपको फुल ईयर की अलाउ होती है, एंड ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपको कोई डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होती। लेकिन इनटेंजिबल के केस में लॉ कहता है कि ईयर ऑफ परचेज में आपको जो अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी, वो अलाउ होगी प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। मतलब क्या हुआ इसका? कि जितने डेज पूरे साल में आपने उस एसेट को यूज किया होगा,
उस डेज की आप क्या करेंगे, उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर आप एक्सपेंस क्लेम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने परचेज किया 1 जनवरी 2023 पे, उसकी कॉस्ट थी 1 मिलियन और आपने उसकी लाइफ जो थी वो थी 10 साल। अब आपने टैक्स ईयर 23 के लिए क्या करनी है, उसकी अमोर्टाइजेशन क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो क्या फार्मूला है, कॉस्ट 1 मिलियन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने बनते हैं, 180 ओवर 360। ठीक है, या आप इसको अगर 65 करते हैं तो फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। 31 जनवरी के हो गए, 28 फरवरी के हो गए, 31 मार्च के हो गए, ये आपके 90 हो गए। एंड सिमिलरली आपके पास 30 हो गए अप्रैल के, आपके पास 31 हो गए मई के, एंड आपके पास 30 हो गए जून के। 90 ये एंड 91 ये, टोटल बन गया 181। तो आप क्या करेंगे, 181 ओवर 365। तो आपके पास टैक्स ईयर 23 का क्या आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा। अब फिर यहां पर एक और भी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि लॉ कहता है कि आपके पास कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है, आपने एक्वायर कर लिया है, जिसकी यूजफुल लाइफ आपको नहीं पता, या जिसकी यूजफुल लाइफ आप डिटरमिन नहीं कर सकते। तो लॉ कहता है कि ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ, यूजफुल लाइफ का आपको नहीं पता या आप डिटरमिन नहीं कर सकते, तो टैक्स पर्पज के लिए उसकी यूजफुल लाइफ होगी इज इक्वल टू 25 ईयर्स। कितनी होगी, 25 ईयर्स होगी। कौन से इंटेंजिबल एसेट्स की, जिनकी यूजफुल लाइफ आप डिटरमिन नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि अकाउंटिंग में आप ये एस्टिमेट लगाते हैं कि इस एसेट की यूजफुल लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है। ठीक है, मतलब ये लाइफ टाइम आपका चलता रहेगा। लेकिन टैक्स लॉ कहता है नहीं जनाब, आपके अगर आप समझते हैं कि आपका एसेट ये इनडेफिनेट लाइफ के लिए यूज होगा, लेकिन वो अकाउंटिंग में आप बेशक समझते रहे, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए उसकी लाइफ कितनी होगी, 25 साल होगी। एंड आप उसको 25 साल के ऊपर क्या करेंगे, अमोर्टाइज करेंगे। क्लियर। अब यहां पर एक और चीज, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अकाउंटिंग वाली अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं है, आप वो एड बैक कर देंगे। सिमिलरली अकाउंटिंग गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स एंड अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, वो भी आप क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे या लेस कर देंगे, डिपेंड करता है लॉस है कि गेन है। तो फिर आप क्या करेंगे, टैक्स के अकॉर्डिंगली अपनी अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, इसको आप लेस करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, अगर कोई डिस्पोजल है तो आप टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली इसकी क्या करेंगे, टैक्स गेन या टैक्स लॉस कैलकुलेट करेंगे इनटेंजिबल एसेट्स का, और उसको आप ऐड या लेस करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज कि आपने डिस्पोजल की वर्किंग कैसे करनी है। इसमें पहला केस क्या है, फुल्ली ऑन इंटेंजिबल, मतलब यह है कि आपको जो इंटेंजिबल है वो फुल्ली बिजनेस में यूज हो रहा है, फुल्ली बिजनेस पर्पज के लिए यूज हो रहा है। तो उसमें सेम चीज है, कॉस्ट सॉरी सेल प्राइस माइनस WDV ऑफ इंटेंजिबल एसेट। WDV किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ऑफ रेलेवेंट एसेट। आपके पास क्या आ जाएगी, WDV ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट आ जाएगी। तो फिर आप क्या, आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, गेन या लॉस आ जाएगा, जिसको आप क्या करेंगे, अपनी जो परफॉर्म है आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो आपका जो फॉर्मेट है उसमें आप ऐड या लेस कर देंगे। अब यहां पर पार्शियली यूज्ड एसेट की बात हो रही है। अगर आपका एक पार्शियली यूज्ड इंटेंजिबल एसेट है, तो उस केस में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। इसमें पहली बात हम ये डिस्कस करते हैं कि पार्शियली यूज्ड इंटेंजिबल एसेट पर आपने अमोर्टाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट करनी है। सेम कंडीशन, लॉग ने क्या कहा था, हमने वहां पर क्या पढ़ा था डेप्रिसिएशन के अंदर, कि आप क्या करेंगे, जितने परसेंट आपने उस एसेट को बिजनेस में यूज किया होगा, उतने ही परसेंट आपको क्या होगा, उसका एक्सपेंस लगा होगा। यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पर वो क्या कहता है कि इनटेंजिबल एसेट अगर आपका यूज हो रहा है 50%, ठीक है, तो फिर उस केस में
आपका जो एसेट है उस पर जो आपका अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी बिजनेस पर्पज के लिए सिर्फ 50% अलाउ होगी। और हमने वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो आपकी जो WDV है वो किस तरह आप कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलाउड फॉर बिजनेस पर्पज। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में ये चीज डिटेल में डिस्कस की हुई है, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, आपको वहां से समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनटेंजिबल एसेट के केस में वो बड़ी दिलचस्प बात करता है, हम उसको एक एग्जांपल से क्या करते हैं समझते हैं। एग्जांपल हम देते हैं कि हमने टैक्स ईयर 19 में 1 जनवरी 2019 को हमने क्या किया, एसेट परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी 1 मिलियन और उसकी लाइफ थी 10 ईयर और इसकी यूज जो है ये हो रहा है 60% बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, अब टैक्स ईयर, अब हम ईयर 1 में इसकी किस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, टैक्स ईयर 19 जो हमारे पास ईयर 1 है, हम करेंगे अमोर्टाइजेशन, हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे अमोर्टाइजेशन 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई, आपके पास यहां पर आ जाएगा कितने कितने दिन बनते हैं आपके यहां पर, आपके दिन बनते हैं 181/365। आपके पास यहां पर पूरे साल का क्या आ जाएगा, जो 6 मंथ है उसका 100% अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस आ जाएगा। लेकिन आपका बिजनेस में ऐसे यूज हो रहा है 60%, इसको आप आंसर को मल्टीप्लाई कर देंगे 60% के साथ, आपके पास अमाउंट बन जाएगी 1 मिलियन डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 181 डिवाइडेड बाई 365। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, आपके पास आंसर आता है 29753। आपके पास ये क्या है, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है आपका ईयर 1 के लिए। अब आपके पास आएगा टैक्स ईयर 2020, ठीक है, इसको हम ईयर 2 कहते हैं। आप इसकी क्या करेंगे, अमोर्टाइजेशन की वर्किंग करेंगे, क्या आएगी, कॉस्ट डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। अब इसको हम यहां पर नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर ये हमारे पास पूरा साल यूज हुआ है। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे 60% के साथ जो हमारा बिजनेस में यूज हुआ है, इसको हम कहते हैं 60,000। ये हमारे पास ये टू का क्या एक्सपेंस हमें अलाउ हुआ है, वो कितना अलाउ हुआ है, हमें अलाउ हुआ है पूरा 60%, 60,000। अब हम आते हैं टैक्स ईयर 21 में, इसको हम कहते हैं ईयर 3। ठीक है, हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे अमोर्टाइजेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हमारा इस साल भी एक्सपेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, 60,000 ही रहेगा, क्योंकि हम सेम फार्मूला है, सेम से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 इस साल भी हमारे पास आएगा। अब हम कहते हैं कि ईयर 4 में आके टैक्स ईयर 22 ईयर 4 हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, कितने का डिस्पोज कर दिया है हमने इसको, हमने इसको डिस्पोज कर दिया है 8,50,000 रुपए का। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, हमने डिस्पोजल की वर्किंग करनी है ईयर 4 के अंदर। अमोर्टाइजेशन के केस में भी सेम रूल है, सेम सेम कंडीशन है कि जिस साल में इनटेंजिबल एसेट आपको डिस्पोज ऑफ करेंगे उस साल आपको अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। अब हमने डिस्पोजल की वर्किंग करनी है, सेल वैल्यू कितनी है मेरी यहां पर 8,50,000 रुपए, इसमें से मैंने क्या लेस करनी है, WDV। वो मैं किस तरह कैलकुलेट करूंगा, कॉस्ट कितनी है मेरे पास 1 मिलियन, इसमें से मैं लेस करूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सॉरी एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। ठीक है, इसमें से मैं वो लेस करूंगा। आइडियली तो मुझे यहां पर सिर्फ वही लेस करनी चाहिए थी जो कि मुझे अलाउ हुई है, लेकिन लॉ कहता है कि जब आप किसी इनटेंजिबल एसेट को पार्शियली यूज करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए, और तब आपको जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगी वो पार्शियली परसेंटेज के हिसाब से होगी, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होगी। लेकिन जब आप उस एसेट को डिस्पोज ऑफ करेंगे तो तब आपने उस WDV कैलकुलेट करते हुए ये अज्यूम करना है कि वो एसेट आपका फुल्ली बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो फिर इस केस में ईयर 1 की जब मैंने अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट की होगी, मैंने किस तरह कैलकुलेट की थी 1 मिलियन
डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 181 डिवाइडेड बाई 365। मेरे पास आया था 49589। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था 60% के साथ। लेकिन जब हम यहां पर WDV कैलकुलेट करेंगे तो हम 60% से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि ये हमारा फुल्ली बिजनेस पर्पज के लिए यूज हुआ है। तो हम ईयर वाइज क्या करेंगे, जितनी जो अमोर्टाइजेशन बनती है अगर उसको हम बिजनेस पर्पज के लिए फुल्ली यूज करते, हम यहां पर वो लेस कर दें। कितनी अमाउंट बनती है? 49589। ईयर 2 की जो बनती है वो पूरी कितनी बनती है? 1 लाख बनती है, क्योंकि 1 मिलियन मेरी क्या है? कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 10 यूजफुल लाइफ। 1 लाख यहां पर लेस हो जाएगी। ईयर 3 की कितनी बनती है? ये भी 1 लाख बनती है। लेस करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी? WDV आ जाएगी। और ये अमाउंट आती है 7,50,411। हम यहां पर वो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? यहां पर गेन आ जाएगा। गेन आपके पास आते हैं 99,589। आपके पास यहां पर क्या है? 99,589। आपके पास यहां पर क्या आ गया? गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इंटेंजिबल एसेट आ गया। इस तरह आपने क्या करनी है? पार्शियली यूज इंटेंजिबल एसेट की आपने क्या करनी है? वर्किंग करनी है। हमने सारा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कवर कर लिया है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। लॉ कहता है कि आपको अमोर्टाइजेशन अलाउ होगी किसके ऊपर? कॉस्ट के ऊपर, दैट आर होली और पार्शियली यूज होंगे बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। और उनकी लाइफ आपकी 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो हमारे नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। क्लियर? फिर वो आगे कहता है कि आपने अगर उस डिडक्शन या एक्सपेंडिचर का किसी और हेड के अंदर ऑलरेडी आपने एक्सपेंडिचर ले लिया है, आपने एक्सपेंस क्लेम कर लिया है, तो फिर आपको उस एसेट पर अमोर्टाइजेशन अलाउ नहीं होगी, ठीक है। फिर जहां पर वही दूसरी बात सेम जो हमने पहले पढ़ी हुई है कि टोटल अमोर्टाइजेशन ओवर द यूजफुल लाइफ जो है वो उस एसेट की कॉस्ट से एक्सीड नहीं करेगी। बिल्कुल जी लॉजिकल बात है, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फिर वो कह रहा है कि आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है अमोर्टाइजेशन। वो कहता है कि ए डिवाइडेड बाई बी। ए कहता है ए है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, बी क्या है? नॉर्मल यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इन होल ईयर्स। 5 साल, 7 साल, 8 साल। ये हमने कहां पर पढ़ा था? इसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं। लेकिन यहां पर टैक्स पर्पज के लिए रेजिडुअल वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर किसी एसेट की आप लाइफ डिटरमिन नहीं कर सकते तो टैक्स पर्पज के लिए उसकी जो लाइफ होगी वो होगी 25 ईयर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर आप अकाउंटिंग में ये डिटरमिन करते हैं, ये आप एस्टिमेट लगाते हैं कि इस एसेट से आप इनडेफिनेट लाइफ बेनिफिट लेंगे। आप जब अकाउंटिंग में IS 38 पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट्स, तो वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। ये जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं इनको हम अमोर्टाइज नहीं करते, इनकी लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है। उनको हम क्या करते हैं? सिर्फ अकाउंटिंग में हर साल इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं उन पर। लेकिन टैक्स कहता है मुझे नहीं पता है कि आप इंडेफिनेट लाइफ है कि नहीं है, टैक्स पर्पज के लिए उसकी लाइफ होगी 25 ईयर्स के लिए। क्लियर हो गया? फिर कहता है कि इफ एन इंटेंजिबल एसेट इज यूज्ड इन टैक्स ईयर पार्शियली, ठीक है, तो उस केस में आपको प्रोपोर्शनल पार्ट जो है सिर्फ वही क्या होगा? आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, जो भी हमने पढ़ा था, एग्जांपल भी हमने किए 60% के हिसाब से। फिर वो यहां पर कहता है कि अगर एक बिजनेस आपका पूरा साल यूज नहीं हुआ बिजनेस में, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में आपने उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर करना है, कॉस्ट, ठीक है। एंड नीचे क्या है आपके पास? ये आपके पास नंबर ऑफ डेज है 360 एंड डिवाइडेड बाई सॉरी नंबर ऑफ डेज यूज एंड डिवाइडेड बाई 365 या 360। क्लियर? अब आगे वो कहते हैं कि डिस्पोजल की आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। वेयर इन एनी टैक्स ईयर ए पर्सन डिस्पोजेस ऑफ एन इंटेंजिबल, नो अमोर्टाइजेशन शैल डिडक्शन शैल बी अलाउड। मतलब ईयर ऑफ डिस्पोजल में आपको कोई अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर आगे वो ये कह रहा है कि अगर आपने डिस्पोजल के वक्त क्या करना है? उसकी सेल प्रोसीड्स को WDV से कंपेयर करना है। अगर सेल प्रोसीड ज्यादा है तो आपने उसको क्या करना है? चार्ज करना है इनकम। अगर WDV कम है, ज्यादा है और सेल प्रोसीड कम है, आपके पास लॉस होगा, तो उस केस में आप उसको एज ए डिडक्शन, मतलब एज ए आप एक्सपेंस क्या कर लेंगे? लेस कर देंगे। आप लॉस को प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप लेस कर लेंगे जी। फिर वो कहते हैं कि लॉस कैलकुलेट करते हुए, गेन कैलकुलेट करते हुए
आपने WDV किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है, आपने करनी है कॉस्ट ऑफ द एसेट रिड्यूस्ड बाई, मतलब उसमें से आपने माइनस करना है टोटल डिडक्शन अलाउड टू द पर्सन, मतलब जो आपने अभी तक उसके ऊपर मोनेटाइजेशन चार्ज की होगी 2 साल 3 साल जितना आपने उसको यूज किया होगा, आप उसमें से लेस करेंगे, आपके पास WDV आ जाएगी। ये यहां तक बात हो रही थी नॉर्मली यूज्ड फुल्ली यूज्ड एसेट की। आगे कह रहा है वेयर द इंटेंजिबल इज नॉट होली यूज, मतलब पार्शियल यूज आप कर रहे हैं, तो उस केस में द अमाउंट दैट वुड बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इफ द इंटेंजिबल वर होली सो यूज्ड, ठीक है, मतलब वही बात जो मैंने बताई थी कि अगर आप जब इंटेंजिबल को आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस केस में आपने ये एज्यूम करना है पार्शियल यूज एसेट के वक्त कि आपने इसको होली यूज किया बिजनेस पर्पस के लिए। क्लियर, जहां तक आपका जो इंटेंजिबल वाला क्वेश्चन था वो कवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास है प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर। लोग कहते हैं कि जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आप एक्सपर्ट्स हायर करते हैं, आप फिजिबिलिटी स्टडीज करवाते हैं, ठीक है, आप कोई प्रोडक्शन करते हैं ट्रायल बेसिस पर, उसके लिए आप कुछ कॉस्ट वगैरह करते हैं, आपको एक्सपेंडिचर्स हो रहे होते हैं, ठीक है, तो लोग कहते हैं कि वो वाले जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो होते हैं कैपिटल अमाउंट के, ठीक, तो उसमें वो कहता है कि वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो आपको सारे के सारे पहले साल एज एक्सपेंस तो नहीं अलाउ होंगे, आप उनको कैपिटलाइज करेंगे, आप उनको एज एसेट रिकॉर्ड करेंगे, और वो आपको 20% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इनकर किया है फिजिबिलिटी स्टडीज पर, सर्वेज पर, ठीक है, मैंने एक्सपर्ट्स को पेमेंट्स किए हैं, जो मैंने वैल्यूअर्स को पेमेंट्स किए हैं, वो अमाउंट है 1 लाख रुपए की। लॉ कहते हैं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो आपने सारे का सारा 1 लाख रुपए पहले साल में एक्सपेंस बुक नहीं करना, आपने एंट्री रिकॉर्ड करनी है प्री कमिटमेंट एक्सपेंडिचर एसेट डेबिट 1 लाख रुपए से, कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए से। आपने पहले साल उसको एक तरह से डेप्रिशिएट करना है 20% से। आपने क्या करना है पहले साल सिर्फ उसका 20,000, क्योंकि 1 लाख 20% कितना बनता है 20,000 बनता है। आप 20,000 से क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंस डेबिट एंड प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 20,000 से क्रेडिट। सिमिलरली आप ईयर 2 में जाएंगे फिर 20,000, ईयर 3 में जाएंगे फिर 20,000 एंड ईयर 4 में जाएंगे फिर 20,000 एंड ईयर 5 में जाकर आपका 20,000 सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्या है प्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की आपके यहाँ पर उन्होंने ये टैक्स में ट्रीटमेंट बताया हुआ है। अब जी नेक्स्ट चीज हम पढ़ते आ रहे हैं कि जनाब आपका डिस्पोजल होगा तो क्या होगा, एसेट की कॉस्ट को आपने क्या करना है डेप्रिशिएट करना है। यहां पर उन्होंने डिफाइन किया है कि डिस्पोजल कब कंसिडर किया जाएगा एंड एसेट की कॉस्ट किस तरह आपने कैलकुलेट करनी है, ये डिस्पोजल कब होगा। ये डेफिनेशन आपकी बिजनेस पर्पज के लिए भी रेलेवेंट है, और ये आपकी जो कैपिटल गेन वाला चैप्टर है वहां पर जब हम कहते हैं कि आपने कैपिटल एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया है तो तब भी ये डेफिनेशन आपकी क्या होगी अप्लाई होगी। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट मीट कर रहा है कंडीशन, मतलब यह है कि उस एसेट का डिस्पोजल हो गया है। अब आप उस पर क्या करना है, गेन या लॉस कैलकुलेट करना है। An asset shall be treated to have been disposed of at the time the owner parts with the ownership of the asset। ठीक है, जिस टाइम आपकी ऑनरशिप ली गई चेंज ट्रांसफर हो गई, मतलब क्या हो गया आपका एसेट ट्रांसफर हो गया, आपका एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया। जिसमें वो कह रहा है कि आपने सेल कर दिया या आपने एक्सचेंज किया, कुछ लेकर वो एसेट दे दिया, आपने कोई नया एसेट लिया, अपने पुराना एसेट दे दिया, जो पुराना एसेट है उसका क्या हो गया डिस्पोजल हो गया, ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इस जब आप थोड़े से बड़े होंगे, जब कंपनी या पार्टनरशिप वगैरह खत्म होती हैं, जो एसेट होते हैं, जो बाकी चीजें एसेट बच जाते हैं, वो पार्टनर्स में जो जो कंट्रीब्यूटरीज होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यहाँ पर उनकी बात हो रही है। कैंसल्ड, रिडीम्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, लॉस्ट, एक्सपायर्ड, सरेंडर्ड, इनमें से कुछ भी हो जाता है तो ये क्या होता है आपका ऐसे डिस्पोज ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो आपने तब क्या करनी होती है, आपने डिस्पोजल की वर्किंग करनी होती है, आपने गेन या लॉस कैलकुलेट करना होता है। अगर आपका एक एसेट ट्रांसफर हुआ है विरासत में, ठीक है, आपके वाले साहब के नाम था, अब आपके नाम ट्रांसफर हो गई है विरासत में, अब आपके वाले साहब के लिए, आपके फादर के लिए, आपकी मदर के लिए वो क्या है, उनके लिए वो डिस्पोजल ऑफ एसेट है, वो क्या करेंगे उस पर गेन या लॉस कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर आपका नेक्स्ट है, जब आप कोई बिजनेस, आपका एक एसेट है, आप अकाउंटिंग में पढ़ते होंगे कि ऑनर ने बिजनेस से एक एसेट विड्रॉ कर लिया,
ऑनर ने कार विड्रॉ कर ली, जो अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है ऑनर, तो जिस डेट पे विड्रॉ होगी उस डेट पर वो टैक्स में, उस डेट पर वो एसेट क्या होगा, डिस्पोज ऑफ हो रहा होगा। तो आपने क्या करनी है, उस डेट पर उस एसेट की क्या करनी है, आपने डिस्पोजल की वर्किंग करनी है। सारा कुछ क्लियर हो गया आपको, यहाँ पर कोई मसला भी नहीं है। आपको डिस्पोजल पार्ट का भी हो सकता है, फुल एसेट का भी डिस्पोजल हो सकता है। जैसे कि अगर आपके एरोप्लेन है, उसमें आप इंजन रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आपने पुराना इंजन सेल कर दिया, नया लेकर आ रहे हैं, अब वहां पर आप पार्ट ऑफ एसेट की क्या करेंगे, आप डिस्पोजल की वर्किंग करेंगे। लेकिन अब आप उसकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, ठीक है, उस एरोप्लेन की, और जो आपने न्यू परचेज, अगर आप उस डेट पर न्यू परचेज करते, आपका जो इंजन है उसकी कॉस्ट कितनी होती, तो आप क्या करते, इंजन की जो उस डेट की कॉस्ट होगी, आप उसके अकॉर्डिंगली इंजन की कॉस्ट की क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ओवर द ईयर। जिस साल डिस्पोज ऑफ हो रहा है उस डेट की आपके पास जो WDV आ जाएगी, उसको आप कंपेयर करेंगे शेयर प्रोसीड के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा, गेन या लॉस आ जाएगा जी। फिर वो कहते हैं कि आपके पास परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कैश, यहां पर उन्होंने शर्त लगा दी है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख या उससे ज्यादा है 50 लाख से ज्यादा है, तो अगर आपने वो कैश में परचेज की है तो तब क्या होगा, ठीक है। अगर आपने कैश में परचेज की है तो तब क्या होगा, तो वो ये बता रहे हैं कि अगर आपने कोई ऐसा एसेट परचेज किया है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा थी और आपने वो कैश में परचेज किया है, तो जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, जब आप उसको डिस्पोज करेंगे, जब आप डिस्पोजल की वर्किंग करते हैं, आप क्या करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट, आपके पास क्या आता है, गेन आता है। तो ऐसे एसेट की जो कॉस्ट होगी वो आपकी होगी जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक प्लॉट परचेज किया 60 लाख रुपए का, सारी मैंने कैश पेमेंट कर दी। अब मैंने नेक्स्ट ईयर जाकर जो है एसेट को सेल कर दिया 80 लाख रुपए का। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए, 8 मिलियन माइनस 6 मिलियन, मेरे पास 2 मिलियन का गेन आना चाहिए, उस पर मुझे टैक्स देना चाहिए। लेकिन यहां पर लॉ कह रहा है क्योंकि मैंने 60 लाख रुपए का एसेट कैश में परचेज किया, प्लॉट कैश में परचेज किया है, इसलिए मेरी कॉस्ट हो जाएगी जीरो। जब मैं गेन कैलकुलेट करूंगा क्या होगा, 8 मिलियन माइनस जीरो, टोटल गेन कितना आ जाएगा, 8 मिलियन मेरा गेन आ जाएगा। उस पर मुझे मेरा जो टैक्स एक्सपेंस है वो ज्यादा हो जाएगा। पहला पहला ये इसका क्या है, ड्रॉबैक है। फिर वो कहता है कि जो FBR या DC जो रेट होगा उसका 5% मैं क्या करूंगा, पेनल्टी भी पे करूंगा। मतलब दो जहां पर क्या है, आपके ऊपर जहां पर क्या की गई है, फाइन्स लगाए गए हैं। तो ये वाला पॉइंट है, ये आपका जो कैपिटल गेन वाला चैप्टर है उससे लिंक कर रहा है, हम ये उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। फिर वो आगे यहां पर कहता है कि कब आपने ये कंसिडर करना है कि आपने एसेट को अक्वायर कर लिया है, ठीक है। जब आपको उसकी पोजीशन में आ जाए, आपके पास जो ऑनरशिप राइट है जब आपको ट्रांसफर हो जाए, तब होता है जब आप अपना पर्सनल एसेट बिजनेस में लेकर आ रहे हैं यूज करने के लिए। जिस डेट पर आप बिजनेस में लेकर आएंगे तो वो क्या होगी, उसकी एक्विजिशन डेट होगी। हम ये कहेंगे कि बिजनेस ने वो एसेट क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है। जहां पर वो ये कह रहा है कि अगर किसी पर्सन ने अदर देन बैंक, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने कैश में अदर देन बैंक कोई एसेट एसेट परचेज किया है, कौन सा एसेट हम परचेज कर देते हैं कैश में, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख से नीचे की जो अमाउंट की प्रॉपर्टी होगी हम कैश में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर 50 लाख से ज्यादा की अमाउंट की प्रॉपर्टी हम कैश में परचेज करते हैं, उसके आगे के उन्होंने बताया है, वो क्या है हम देखते हैं। उसके अलावा कोई प्लांट मशीनरी है, कोई व्हीकल है जिसकी अगर वैल्यू 10 लाख से ज्यादा है, तो हम कैश में परचेज नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो तरह के एसेट होते हैं, एक होते हैं हमारे पास मूवेबल, एक होते हैं हमारे पास इमूवेबल। इमूवेबल हम मैक्सिमम परचेज कर सकते हैं 50 लाख तक की अमाउंट के कैश में। जो मूवेबल है हम वो कर सकते हैं 10 लाख तक की अमाउंट के कैश में हम परचेज कर सकते हैं। अगर हम ये इससे ज्यादा अमाउंट के हम कैश में परचेज करते हैं, बैंक के थ्रू परचेज नहीं करते, तो लॉ कहता है कि उन एसेट्स पर आपको डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं होगा। पहला नुकसान इसका ये है। दूसरा क्या है
कि आपकी जो वो अमाउंट है वो गेन कैलकुलेट करते हुए जब आप डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो एसेट की कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी। सेम वही वाला ये दूसरा जो पॉइंट है, ये सेम पॉइंट है जो भी हमने यहां पर डिस्कस किया था यहां पर। ठीक है, अब इसका जो पॉइंट 1 एंड इसका जो पॉइंट 2 है, दोनों का सेम मतलब है। अब आखिरी पॉइंट कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। जब हमने कोई एसेट परचेज करना है टैक्स पर्पज के लिए, हमें उसकी कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है। पहला ये कहता है कि जब आप एसेट को परचेज करेंगे तो परचेज करते वक्त जो आपका सप्लायर होगा, आप उसको दो तरह की कॉस्ट पे कर सकते हैं। एक होगी कि आप उसको नेट कैश पे कर रहे होंगे, तो उसके में जो आपने कैश पे किया होगा वही कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। अगर आप कैश के साथ साथ कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो अदर देन कैश है, ठीक है, तो उस डेट पर जो उस चीज की फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस डेट पर, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट आपका ऑटम 22 अटेम्प्ट में टेस्ट भी हुआ है। जब हम पास पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तब हम इस पॉइंट को मैं आपको यहां पर रिमाइंड भी करवाऊंगा। अब फिर वो कहते हैं कि उसके बाद आपकी कोई कॉस्ट इनकर हुई है उस एसेट को मतलब यूज करने से पहले पहले। जैसे कि अगर आपने प्लांट परचेज किया, प्लांट मशीन आपने परचेज की, अब आपने सप्लायर को पेमेंट कर दी, अब आपने उसको यूज करने के लिए आपने उस सिस्टम को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करवाने के लिए आपने बहुत सारे खर्चे करने हैं। इंस्टॉलेशन पे जो आपके खर्चे लग रहे होते, जो आपके खर्चे हो रहे होते हैं, वो सारे के सारे आपकी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। ये सेम वही अकाउंटिंग वाले कॉन्सेप्ट हैं दोनों। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पर्सन टू अल्टर और इंप्रूव द एसेट। अगर आप अकाउंटिंग में ये 16 देखें, वहां पर आप देखते हैं कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर का आपने क्या ट्रीटमेंट करना है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटलाइज करना होता है या एक्सपेंस बुक करना होता है। कैपिटलाइज आप कब करते हैं, जब उस एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट की यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए या एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। मतलब क्या है, उसको कोई इंप्रूवमेंट आ जाए जिससे उसकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाए या उसकी यूजफुल लाइफ इंक्रीज हो जाए, तब हम क्या करते हैं, उसको कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको एक्सपेंस बुक कर लेते हैं। यहां पर भी सेम है, अगर आपने बाद में कोई एक्सपेंडिचर किया है एकदम यूज में लाने के बाद, साल बाद 1.5 साल बाद आपने उसको दोबारा कोई एक्सपेंडिचर उसके ऊपर किया है इंप्रूवमेंट के लिए या अल्ट्रेशन के लिए, वो जो एक्सपेंडिचर भी होगा वो भी आपकी कॉस्ट का क्या बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा। फिर यहां पर नीचे कहता है कि अगर आप कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में लेकर आ रहे हैं तो जिस डेट पर वो बिजनेस में अप्लाई होगा उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस एसेट की, वो क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट होगी। फिर नेक्स्ट चीज, एक बिजनेस है, वो उसका बिजनेस क्या है कि वो कंप्यूटर्स क्या करता है, बनाता है और फिर सेल करता है। ठीक है, अब कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो तो उसकी इन्वेंट्री है। ठीक है, तो आप इन्वेंट्री की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल जितना आपने उसके ऊपर लगाया होगा आपकी कॉस्ट का पार्ट बनता है, प्लस डायरेक्ट लेबर जो आपने जितनी लगाई होती है वो आपके उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है, प्लस आपके फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने उसके ऊपर लगाए होते हैं, वेरिएबल फिक्स्ड एवरी फैक्ट्री ओवरहेड जो आपके उसके ऊपर लग रहे होते हैं, वो आपके एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। वो सारे के सारे आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। यहां वो यही कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ एन एसेट प्रोड्यूस are constructed by a person shall be total cost incurred by the person in producing or constructing the asset plus any expenditure जो आपने उसके ऊपर कोई किया होगा। ठीक है, अल्ट्रेशन के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। जी, अब यहां पर आपने क्या किया, एक एसेट को लीज पर लिया था। ठीक है, जब लीज टर्म आपकी कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद आपने उसको अपने पास ले लिया। उस केस में वो कहता है कि जो आपने प्राइस पे की होगी, बर्गेन परचेज जो आपकी प्राइस होगी, वो आपकी कॉस्ट के क्या बनेगी, पार्ट बनेगी। और यहां पर आगे फिर वो यही इन्हीं चीजों की आप यहां पर आगे क्या देता है, वो आपको एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, जहां पर आपके पास क्या हो गया, आपको जो चैप्टर 8 है इनकम फ्रॉम बिजनेस पार्ट 2 का, वो कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। थैंक यू सो मच।